Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm a master coach, performance management KPIs in personality assessment, Jigsaw Discovery Tool. हम इस पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो सर ऑलरेडी इंडस्ट्री में बड़ा काम कर रहे हैं। आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा ये देख लें जो ट्रेनिंग की भरमार है, जिसको उस साइड यानी कि जब जो सेठ है या जो ओनर है या फिर जो कंपनी का CEO है, इसको शायद बहुत ही हल्के में लेता है। यार ट्रेनिंग करा के क्या फ़ायदा हो। इसके बरक्स जब हम MNCs की बात करते हैं, वो HR का जो फंक्शन है उसी तरह से ट्रेनिंग को बड़ा इंटीग्रल पार्ट समझता है। लेकिन आजकल के दौर में ये देखा है MNC से ज़्यादा सेठ बेस्ड कंपनी, फैमिली ओन बिजनेस बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है। उस चीज़ों को समझने के लिए मीर मुर्तज़ा बुगियो साहब, आज हमने आपको द रंजीत कुमार शो में दावत दी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू रंजीत। आज हमारी जो आपके साथ बात होगी वो 3 सेगमेंट हम बात करेंगे। ट्रेनिंग जो है आप क्या कराते हैं, लोग आपसे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आपका देखा परफॉर्मेंस एंड कल्चर पे भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल पैदा होता है, ट्रेनिंग कराने का फ़ायदा क्या होगा, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। पहला मेरा सवाल ये है कि आपने ट्रेनिंग कब से कराना शुरू की, आप किस ऑडियंस को ट्रेनिंग कराते हैं और आपका ट्रेनिंग का खूबसूरत शोबा कौन सा है, ताकि इंडस्ट्रीज आपको अप्रोच कर सके कि यार ट्रेनिंग करानी तो मीर मुर्तज़ा साहब से। ओवर टू यू। पहले तो थैंक यू रंजीत फॉर इनवाइटिंग। आई थिंक द एनर्जी यू हैव, तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ पहले तो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया के ऊपर जहाँ इंटरटेनमेंट चल रहा था, वहाँ पे आपने डेवलपमेंट की, नंबर्स की, परफॉर्मेंस की बात शुरू कर दी। सो आई थिंक दिस इज़ द क्रेडिट गोज़ टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। आई थिंक ट्रेनिंग, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया ना, इसके 2 डाइवर्जन्स हैं जो मुझे नज़र आते हैं। अच्छा, अब जो सेठिया कंपनी जो ट्रेनिंग को फोकस कर रहा है, जस्ट टू ओपन दिस, वो इसलिए कर रहा है कि जी जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट हो गई है, वो कंप्लाइंस बन चुका है। सो आज से, और ये ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड हुआ है, कोविड के बाद ये सारा सिनेरियो शुरू हुआ। बिल्कुल सही। और आज जब थोड़े अरसे बाद सेठ को ये रियलाइज़ हुआ कि जब हमें पैसा लगाना ही है, हाँ, तो यार थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट को हायर करके क्यों ना लगाएं, ये ज़्यादा एक मामला बन गया। लेकिन क्या वो ट्रेनिंग इम्पैक्ट पैदा कर रही है इदारे में? क्या वो नंबर्स पैदा कर रही है इदारे में? क्या वो परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर रही है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, और उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो मेरी जो जर्नी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई यूज्ड टू बी अ न्यूज़ एंकर, आई यूज्ड टू बी मास्टर ऑफ द सेरेमनीज, मैं पब्लिक स्पीकर था यूथ में। सो बोलने का जो स्किल है वो बचपन से था, मेरे अंदर मौजूद था। स्कूल में तकरीर करते थे, यूनिवर्सिटी लाइफ में डिबेट करते थे। लेकिन 2016 में व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कायरो में, एज अ फैसिलिटेटर एक एक्सचेंज प्रोग्राम में जब जा रहा था, तब उसमें सिर्फ एक मज़ा ये था कि एक तो टिकट फ्री में मिल गया था, 2 महीने के लिए रहना खाना फ्री था, और लगा ये कि हम पिरामिड्स देखेंगे, इजिप्ट के सी साइड घूमेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ। लेकिन जब वहाँ पे जाके ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का हिस्सा बना फर्स्ट 15 डेज, तो रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो एक पूरी प्रोफेशनल दुनिया है। लोग तो इससे पैसे भी कमा रहे हैं और इससे लोगों को फ़ायदा भी दे रहे हैं। सो वहाँ से जब मैं वापस आया कराची, तो मैंने कहा जी आई हैव टू डू समथिंग ऑन दिस साइड। यस। और उसके बाद फिर आई डिड अनदर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम USAID और FESF के साथ, और वहाँ से ये जर्नी कॉर्पोरेट्स के साथ शुरू हो गई। अब आई हैव फॉर्चुनेटली वर्कड विद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ टू द C-suites ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, तो ये एक एडवांटेज हो गया। आपको पता है कि ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट जो है ना ट्रेनिंग में, दैट्स द कोर। दैट्स द कोर। एक्सीलेंट। द कोर यानी अगर आपने उस पार्टिसिपेंट के साथ कनेक्ट कर लिया, सो योर सिंपल लाइन कैन ब्रिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। एब्सोल्यूट। और अगर वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ, तो आप कोई फिलोसफिकल बात भी कर देंगे, तब भी वो उस पार्टिसिपेंट्स के सर से गुजर जाए। तो मेरे जो कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, नंबर 1, I enjoy working on conflict management. Excellent. This is something which is there in our homes and also on the floors of the companies, regardless of the fact you work on in multinational companies or a सेठिया company. बिल्कुल सही। And ये क्यों है? क्योंकि जी लोग काम कर रहे हैं, फरिश्ते तो नहीं। और जहाँ पर लोग होंगे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, जब बाहर का कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन पहले ये बात करते हैं जी, क्या इंसान का मीर मुर्तज़ा के साथ कॉन्फ्लिक्ट है?
पहले यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने सुना है आपने NLP कर रखा हुआ है, तो आप उसके थ्रू भी अगर आंसर करना चाहें वो भी। पहले बात करते हैं सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद दुनिया की बात करते हैं। ओवर टू यू सर। आई थिंक आपने इस बात में जो आप अपने ही सवाल में जवाब दिया कि बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि थॉट्स जो है ना इंसान के, वो वैरायटी देते हैं आपको। और आप एक इंसान में एक रिसर्च में कहीं पढ़ रहा था कि एक इंसान एक दिन में 6000 से ज़्यादा थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, 6000 से ज़्यादा, और वो कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं एक दूसरे। कॉन्ट्रडिक्ट भी करते। सो आज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के फ्रीलांसिंग शुरू कर दूं, अपना बिजनेस करूं, आज मैं इसके लिए मोटिवेटेड रहूंगा कि I'll resign from the job, I'll have my own company, I'll go to companies, मैं पिच करूंगा, मुझे अपना सेल्स मिलेगा वगैरह वगैरह, बड़ा पैसा होगा। बिल्कुल सही है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग हाँ, जब मैं सो के उठूंगा, मैं कहूँगा यार लगी भली जॉब तो है यार, फिर उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, एक अच्छे कुछ लाख रुपए मिल रहे हैं, नौकरी चल रही है। और यही मैं आपको बताऊं, इंसान भी इसीलिए भेजा गया है इस दुनिया में। आजमाइश जिसको हम कहते हैं, यही कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें से किसी एक डिसीजन को हमने लेना है, हमने डिसाइड करना है और हमने किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाना है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो मेरे नज़दीक, आई माइट बी रॉन्ग, मेरे नज़दीक ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट मेरे अंदर मौजूद ना हो, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ही है रंजीत जो मुझे बताता है कि मुर्तज़ा भाई साहब, आप जो हैं और आगे जा सकते हैं, ये जो अभी आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हो आप। ये इनर सेल्फ जो मेरी बताएगी, हो सकता है मेरी आउटर सेल्फ कहेगी ये क्यों बोल रहे हो आप मेरे से, या आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे ये अपॉर्चुनिटी और मोटिवेशन देगी कि तो मुझे ऐसा लगता है ये शायद ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स। ब्रेक से पहले मैं चाहूंगा 2 सवाल आपसे और पूछूं। इज कॉन्फ्लिक्ट गुड और बैड? व्हाई इट इज गुड, व्हाई इट इज बैड? आई थिंक ये मिथ्स और फैक्ट्स में ना कॉन्फ्लिक्ट के ये सवाल आता है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्टिव और पॉजिटिव हो सकता है। आई थिंक इट इज प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव इफ रिजॉल्व्ड। देयर इज अ इफ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है रंजीत दीमक की तरह है, अगर एग्जिस्ट किया और आपने उसके ऊपर बात नहीं की, टेबल टॉक नहीं की, आपने एम्प्लॉयज को बिठाया नहीं, उसको रिजॉल्व नहीं किया, तो वो दीमक पूरे दरवाजे और पूरे घर को खराब कर देगी। एब्सोल्यूट। और अगर आपने उसको टेबल पे ला के उस कॉन्फ्लिक्ट को हल किया, दैट्स द प्रोडक्टिविटी कॉन्फ्लिक्ट कैन ब्रिंग। और वहीं से फिर क्रिएटिव सॉल्यूशंस पैदा होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उजागर होती है। सो आई थिंक ये जितने लोग ये सोच रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ना झगड़ना है, वो गलत है। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी प्रोडक्टिव इफ रिजॉल्व्ड। यस। ऑफिस में मेजॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम आप डिजाइन करते हैं, एम्प्लॉयज के मसले, बॉसेस के साथ, क्रॉस फंक्शन के साथ मसले हैं, वो ज्यादातर जातियात के हैं या काम पे हैं, या फिर मैं तुमसे बेहतर हूं उस रेस में पढ़ने को या जीतने को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं? आपका क्या ख्याल है? आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों की। लोग ज़ातियात की बुनियाद पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, इसको सम अप करते हैं कि एक इंसान यानी मुर्तज़ा को अगर ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, दिस इज़ फाइन, ये हो सकता है कि मुझे सब आता है, आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ माई डोमेन। लेकिन अगर मुर्तज़ा को ये लगे कि रंजीत मुझे सब कुछ आता है और तुम्हें नहीं आता, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ मुझे भी आता है, आपको भी आता है, एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड डिसीजन, बट आई एम द अथॉरिटी, आई कैन डू, मैं अपना करूंगा, मैं अपना मानूंगा, बिकॉज अकाउंटेबल मैं हूँ, फेयर इनफ। तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर मैंने ये ऑब्जर्व किया कंपनीज में कि अथॉरिटी की बुनियाद पे कि जी मैं जहाँ आ जाती है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। और फिर ये लास्ट बात, फिर जब वो आपका सबऑर्डिनेट जब वो उस पोजीशन पे जाता है तो उसको ये लगता है कि मैंने भी तो यही करना है क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। बिल्कुल सही। सो दिस इज अ साइकिल व्हिच कीप्स। एक बड़ा मिथ चलता है, और जब भी इस तरह का सवाल लिंक्डइन पे कोई लिखता है तो मैं चैट जीपीटी पे जाके, और वो भी पेड चैट जीपीटी, फ्री वाला नहीं, हाँ पेड वाला, जो ये लड़का आपका वीडियो एडिटर है वो भी यूज़ करता है, वो तो बोल के यूज़ करता है मैं वहाँ जाता हूँ, उस सवाल को कॉपी करता हूँ और लिखता हूँ। मैंने कहा इसने जो लिखा है, और मैं प्रॉम्प्ट देते वक्त उसकी इनवर्टेड कॉमा में लिखता हूँ कि वाई people leave the job because of manager. It could be the subordinate may be incompetent. Political drama तो नहीं है वो। Yes. हर वक्त मैनेजर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मैनेजर का सबऑर्डिनेट का, कभी खत्म नहीं होगा, और मैं चाहता हूँ कभी खत्म ना हो। इसके दरमियान अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना हो या 2 घंटे की टॉक डिजाइन करनी हो, तो क्या आपके की पॉइंट्स होंगे जो आप डिजाइन करेंगे? लास्ट क्वेश्चन बिफोर द ब्रेक। आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा खतरनाक
बात है कि ChatGPT ने बड़ी हेल्प की वैसे मेरे। अच्छा हेल्प किया अभी, चले मैं भी उससे हेल्प मांगूंगा क्योंकि ये एक बड़ा मसला है जो हम फेस करते हैं। क्योंकि जब आप मैनेजर से बात करेंगे हाँ। तो वो एक अलग एग्जांपल्स और अगर अलग केस स्टडी आपको बताएगा। जब आप सबऑर्डिनेट से बात करेंगे तो आई थिंक इसमें ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। फोकस ग्रुप हम करते हैं नॉर्मली, हम ये कहते हैं मैनेजर्स को कि यार हम आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ थोड़ी देर बैठना चाहते हैं और इसमें हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जब आप किसी के साथ फ्रेंडली माहौल में कुछ चीज़ें उगलवाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसका आखिरी हल ये है जो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को आर्टिकुलेट डायरेक्टली उसी पॉइंट को रख कर करें कि भाई आज हम आए ही आपका कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने हैं। आप उसको नेम कुछ और दे सकते हैं, आप उसको आर्टिकुलेट किसी और तरह कर सकते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर आप कंपोनेंट्स को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हिट करे और वो इम्पैक्ट पैदा करे। बिल्कुल सही। तो और एब्सोल्युटली, और बस मैं ही चाहूँगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट की चीज़ें आप ये कह रहे हैं, जी हम इस जहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमारे ईजान साहब होते हैं, आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे और ये आप हमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप हमें दें। और मैं ये समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट ओनली फॉर just companies, it's for individuals, it's for the groups, it's for the managers and the company who run by the top CEOs and especially आजकल तो सेटोनॉमिक्स है, स्टेट बेस्ड है, उनको भी समझना चाहिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इट्स हेल्दी, वी शुड इनकरेज हेल्दी जो कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज प्रोडक्टिव इन द एंड। यस, थैंक यू वेरी मच। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. ओके सर, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट पे बात हुई और मैं ये समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट शुड बी एवरीवेयर। रिजॉल्व नहीं कर सकते, एक्नॉलेज करें, हाँ है, माने बात को, और ये ना बोले कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो मैं समझता हूँ कॉन्फ्लिक्ट जो है ना बुरी चीज़ है, नहीं, इसका आउटकम डिसाइड करेगा इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। और आप बड़ी प्यारी बात करते हैं, आउटकम से पहले इंटेंशन देख लो, नीयत क्या है कॉन्फ्लिक्ट के पीछे, नुकसान देना है या फिर इसके पीछे पॉजिटिविटी है। अच्छा, हम आजकल मार्केट में ये देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हो रहे हैं और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे बड़ा फोकस रखते हैं कि यार वर्क प्लेस वेल बीइंग की जाए। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे, ये कोविड के बाद इस टॉपिक ने इतनी तेज़ी क्यों पकड़ी? अगर ऐसा है तो आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, आप भी कोई प्रोग्राम कराते हैं? ओवर टू यू। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रंजीत। और कोविड में जो आपने नाम लिया वो उसके बाद ये ज़्यादा इसने तेज़ी इसलिए पकड़ी क्योंकि कोविड में लोगों को सेल्फ टॉक का टाइम मिला, यू नो। सो वी वर सो मच इंगेज्ड इनटू हसल फुल लाइफ पूरी ना, सुबह जा रहे हैं शाम में आ रहे हैं। कोविड से पहले तो हमें अपने लिए तो कभी वक्त था ही नहीं। कोविड में जब वक्त मिला तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे साथ तो स्ट्रेस भी एसोसिएटेड है, मैं तो एंजाइटी का भी शिकार हूँ, मुझे तो डिप्रेशन भी हो रहा है। रियलाइज़ हुआ बहुत सारी चीज़ें, और ज़ाहिर बात है हम इंडिविजुअल्स ही कॉर्पोरेट्स में जाके काम कर रहे हैं। तो ये कोविड के बाद इसलिए तेज़ी पकड़ी कि अब वो सारा जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस के अंदर झलकता है इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। एंड नाउ ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो रियलाइज्ड कि इफ़ वी वांट टू ग्रो आवर पीपल, और अगर हमें उनसे परफॉर्मेंस की तवक्को रखनी है तो जहां हमने उनको पैसे देने हैं, फाइनेंशियल वेलबींग है, वहाँ पे मेंटल हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में आता है। अब ये क्या ये एक सिर्फ ख्याली पुलाव है, क्या ये एक इन्वर्टेड कॉमास में जो एक ट्रेंड है, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर कंपनियों के शशके हैं कि जी आके ज़रा थोड़ा सा योगा करवा लिया, थोड़ा सा जी पेंट करवा लिया, थोड़ा सा ये। मुझे लगता है कि ये इससे बहुत आगे की चीज़ है। मुझे लगता है कि फॉर मी मेंटल हेल्थ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस मेरे नज़दीक। और मेरा एक प्रोग्राम जो मैं नॉर्मली लोगों के साथ करता हूँ उसका नाम है द आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। राइट। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, और हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को और अपने एम्प्लॉयज़ को क्या ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि वो ओपन एक्सप्रेशन कर सकें, वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, वो सवाल कर सकें। और बाय द वे सवाल जो है वो प्री रिक्विजिट है जवाब का। आपको जवाब तब तक नहीं मिलता जब तक सवाल ना हो, और हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं सवाल से रोका गया है। तो ये जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ उसके अगर मैं कुछ कंपोनेंट्स की बात करूँ, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। मुझे लगता है कि देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नहीं, मेरे लिए इट इज ऑल अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट। मैं और आज रोज सुबह उठते हैं, हाँ,
हो सकता है एक दिन हमारा मूड अच्छा हो हम्म, और हो सकता है दूसरे दिन हमारा मूड अच्छा ना हो। बिल्कुल सही। टाइम तो सेम उठ रहे हैं, हम 6 बजे उठते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, और वो पॉजिटिव एनर्जी भी है, वो नेगेटिव एनर्जी भी है, और नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ये भी हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव एनर्जी लाएं कैसे। ये कोई एक पॉडकास्ट में कह दिया मुर्तज़ा बुगियो ने और अजीत कुमार ने, तो ऐसा तो नहीं होगा कि चलें जी जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा वाह जी थैंक यू, अब हम पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी लेकर आनी पड़ती है। इट्स एन एक्सरसाइज, इट्स अ प्रोसेस। और वो कैसे, इसमें मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो यू हैव टू काउंट द ब्लेसिंग्स एंड द पॉजिटिविटीज यू फील इन योर डे। सो मैं एक एक्सरसाइज रंजीत कराता हूँ, एंड आई एम श्योर लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी वो एक्सरसाइज। मैं कोई भी अपना सेशन शुरू करूँ, एनी सेशन विद एनी लेवल ऑफ ऑडियंस, मैं उनको कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उस वक्त 10:30 बज रहे हैं सुबह के, तो मैं कहता हूँ आज सुबह आप आज कितने बजे उठे आप? तो उन इंडिविजुअल्स ने कहा कि जी किसी ने कहा 6 बजे, किसी ने कहा 7 बजे, किसी ने कहा 5:30 बजे। मैं कहता हूँ 5:30 बजे से लेके अब तक इन 5 घंटों में कौन सी ऐसी 5 पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में हो चुकी हैं, और सोने से पहले नहीं, बीच में नहीं, आखिरी बार जब आपकी आँख खुली। और वहाँ से लोग कहते हैं, कोई कहता है आज मैं अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा, कोई कहता है आज मैं वालदा के साथ बैठ के मैंने पराठा खाया, कोई कहता है कि मैंने अपने पुराने दोस्त का मैसेज देखा, उसको मैंने बात की, कोई कहता है मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव कोट पढ़ा। ये सारी चीज़ें जब हम काउंट करते हैं ना, तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ ज़िंदगी में हो रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रंजीत, अगर इफ़ यू वांट टू फील, प्लीज प्लीज प्लीज, यस वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी गॉट अनदर लाइफ। यस, यू नो, उस ज़ात ने जिसने हमें पैदा किया, और सुन, रात को छीन ली थी लाइफ। हाँ, जब हम सोए तो रूह हमारी निकल गई बाहर, और जब सुबह उठे तो उस ज़ात ने, उस खुदा ने हमारे अंदर दोबारा रूह डाली और कहा कि लिव अनदर लाइफ, live another, ओ एक और मौका दिया। एक और मौका दिया। फिर ये नहीं बोलना कि अब या तो लड़ लो या पॉजिटिव फील, पॉजिटिव फील। यू नो। सो मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। मेरे अंदर पॉजिटिव क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। इफ वन इज एबल टू डू दिस, देन ओनली ही विल बी एबल टू मैनेज अदर्स। अब हमारे यहाँ कॉर्पोरेट्स में मसला सिर्फ ये है कि हमें अपना कुछ पता होता नहीं है, एंड वी ट्राई टू मोल्ड आवर सबऑर्डिनेट्स कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। सो आई थिंक मेंटल हेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप लास्ट बात मैं करूँ, आप देख रहे हैं कि पीपल आर गोइंग फॉर सुसाइड्स, स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर सुसाइड्स। अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले एक यूनिवर्सिटी में बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, उसने कराची के अंदर सुसाइड किया उसने। कैन यू इमेजिन? सो दिस इज आई थिंक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, जो ना सिर्फ कॉर्पोरेट से स्टार्ट बल्कि मैं समझता हूँ स्कूलों से स्टार्ट कर देना चाहिए। और ठीक है, अभी किंडरगार्टन से नहीं, एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि बच्चा जब आपका 6-8 साल का होता है, जब वो समझदार हो रहा है, तो ये प्रोग्राम्स वहाँ से बिल्ट, ये करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। पेरेंटिंग खास तौर पर, पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। अच्छा, ये जो वेल बीइंग और मेंटल वेल्थ या मेंटल हेल्थ के जो प्रोग्राम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या थेरेपी के साथ लिंक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने अपना एक कोच रखा है। एवरी थर्सडे मेरी कोचिंग हो रही होती है। उसके बाद मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया, यार जो मैं अपनी प्रोजेक्शन कर रहा हूँ या जो मैं परसेप्शन लोगों के दिमागों में डाल रहा हूँ, वो जैसी भी है, बट व्हाट एम आई फॉर माई सेल्फ। सर, उससे मेरी एनर्जी पहले एनर्जी फ्लश कर जाती थी, बट एनर्जी मेरी इतनी ज़बरदस्त मैनेज होना शुरू हुई है कि आई कैन गिव टाइम टू माई सेल्फ। मेरा अपने आवर्स हैं भैया, मेरा अपना मेडिटेशन के आवर्स हैं, मेरे फिजिकल एक्सरसाइज के आवर्स हैं। आई थिंक ये तो हमने अभी जाना है ना, 36 साल के बाद, 38 साल के जब हुए तब पता चला। आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स 1-to-1 करवाने चाहिए, या फिर जैसे असेंबलीज होती हैं कॉलेज में रेगुलर, कॉर्पोरेट में भी इसी तरह से कराए जाएं, या फिर ये परफॉर्मेंस का पार्ट होना चाहिए कि सर्टेन आवर्स मेंटल हेल्थ और वेलबींग के पूरे करोगे तो आप अच्छे अप्रेजल के लिए क्वालिफाई करोगे। किस हद तक आप जाना चाहते हैं? ओवर टू यू। सो व्हेन नीडेड हेल्प, ऑब्वियसली इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। तो उस इंडिविजुअल को जो ये समझता है, जो ये रियलाइज़ कर चुका है कि मुझे कोचिंग हासिल करनी चाहिए, मुझे थेरेपी लेनी चाहिए, तो हाईली रिकमेंडेड। आई ऑल्सो टेक कोचिंग, इसमें कोई हर्ज नहीं है। गॉन आर द टाइम्स व्हेन पीपल यूज्ड टू से कि पागल हैं जो थेरेपी पे जाते हैं। वो मैं कहता हूँ जो नहीं लेता वो पागल है, वो पागल है, बिकॉज इट इज़ नाउ नीडेड। और मैं बड़े मच नीडेड, बहुत ओपनली मैं कहता हूँ कि इट इज़, भाई जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये हमारे सेल्फ डॉक्टर हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड। और पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जवाबात हमारे पास आए हैं, उनकी सवालात ढूंढने में हमें
खुद की मदद कर सके। यस यस। और बड़ा जबरदस्त मरहला है, इस पे हम कभी बात करेंगे। यस। और जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशंस में आई थिंक वेलबींग इनिशिएटिव्स की बात है, वेलबींग इज नॉट अ वन डे शो। इट्स नॉट अ वन डे शो। It's not a one day show, it's a process. It should be in the structure of the organization. It should be visible in the policies of the organization. And I can give you an example of TikTok. I went to Malaysia last year and TikTok में उसी तरह 9 hours की वर्किंग है जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हम 9 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन 9 hours में बंदा टेबल टेनिस भी खेलता है, उसको वेलनेस आवर मिलता है, पूरा वेलनेस आवर, उसको स्पोर्ट्स आवर मिलता है। ही कैन गो एंड प्ले द इंडोर गेम इन द सेम 8-9 hours. सो इट मीन्स कि इट इज़ नॉट अबाउट, क्योंकि अगर हम बात करें कि एक इंडिविजुअल यू आर ऑन द पोजीशन जहाँ पे आप ऊपर देखते हैं रंजीत, एक इंडिविजुअल, मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक 8 घंटों में से कितने घंटे प्रोडक्टिव काम करता है? मैं ओ ज़बरदस्त, मैं तो भाई एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ लड़कों की। हाँ। तो किसी बंदे ने मुझे कहा, रंजीत साहब आप इतना काम कराते हैं कि हमें 14 घंटे लगते हैं। मैंने कहा लंबी नहीं करो। हाँ। आज के बाद एक्सेल शीट मेंटेन करेंगे। 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर आज, और हाँ। मैंने लड़का रखा हुआ एक्सेल शीट मेंटेन करने के लिए। आप बताएं जो 14 घंटे जिसने बोले थे, ऑन एवरेज कितना घंटे का? आई थिंक 3 से 4 घंटे। सर एवरेज 4 आवर्स, संडे इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मैं तो सैटरडे संडे भी काम कराता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द रिमेनिंग 4 hours दे आर डूइंग समथिंग एल्स और विच इज नॉट बीइंग कम्युनिकेटेड टू द कंपनी। तो व्हाई नॉट कंपनी शुड ब्रिंग दिस इन देयर पॉलिसीज कि भाई बंदा वैसे ही 4 घंटे कहीं और लगा रहा है, कभी सिगरेट ब्रेक ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो लेट्स स्ट्रक्चर इट इन अ वे कि जिसको हम कनेक्ट कर दें परफॉर्मेंस के साथ। सो अब मैं टिकटॉक की जो बात कर रहा था, टिकटॉक में एवरी एम्प्लॉय उनके मलेशिया कोलालमपुर में has to go through a wellness hour and they have to उसको पुट भी करना है अपने सिस्टम में कि नाउ आई एम गोइंग फॉर वेलनेस आवर। और वेलनेस आवर में कहाँ जा रहे हो? लेट्स सपोज वो कहता है कि मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, सो व्हेन ही एंटर्स द स्विमिंग पूल उसकी वहाँ पे ऑटोमेटिकली वेलनेस की अटेंडेंस शुरू हो जाएगी, सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, these entertainments, these one day shows, अभी अगले महीने अक्टूबर में there is mental health day coming up, बहुत सारे लोग योगा कराएंगे, थेरेपी कराएंगे, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हंसी खुशी खेल भी होना चाहिए, लेकिन पॉलिसी के अंदर भी उसको। तो ऑर्गेनाइजेशन को आपके इस माध्यम आपने जो सजेशन दी है कि हर चीज़ की पॉलिसी बना दी, टाइम पे आओ टाइम पे जाओ, अब हमें मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग की भी पॉलिसी डिज़ाइन करनी चाहिए। ठीक है, किसी वक्त के हिसाब से आपको लगता है जो वेस्ट ऑफ टाइम, बट दिस इज द रियल एनर्जी मैनेजमेंट। वेल बीइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट नाउ, इट शुड बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वेयर ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। और मैं कहता हूँ इट्स द रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड नाउ। यस, वन हैज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। जिनका दिमाग ही सही नहीं, उनको रख के क्या छोटे से ब्रेक के बाद मजीद आपसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. मुर्जा साहब, बड़ा ज़बरदस्त जी, आपने तो एक ऐसी एचआर के लिए नया कट्टा खोल दिया जो बेसिक पॉलिसीज़ बनाने में कतराती हैं और नई पॉलिसी का इंतखाब कर दिया। ऑल एचआर, आपको रिक्वेस्ट है, एलएनडी के लोग आपसे रिक्वेस्ट है, पॉलिसी नहीं बना सकते। ChatGPT 5.0 $20 लगते हैं उसमें, मल्टीप्लाई बाय 280, तो मैं कहूँ 16-18 हज़ार प्लस टैक्स लगा के। और अगर आप फिर वो सस्ता लेना चाहते हैं, 200 रुपये पर मंथ भी आपको मिल जाता है। वहाँ से देखकर पॉलिसी बनाएं, एटलीस्ट इनिशिएट करें, सेठों के पास ले जाएं कि दिस शुड बी द पार्ट ऑफ आवर डेली करिकुलम इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बिकॉज मेरा दिमाग ही ठीक नहीं होगा तो मैं कैसे काम करूँगा? बिकॉज दिस इज द कंप्लीट एसेट दैट आई एम गिविंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये ठीक है तो आपका असासा आपका प्रोटेक्टेड है। बड़ा ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आइडिया। सर कहते हैं कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल मैच खेल रहे हो, कोई भी क्यों ना मैच खेल रहे हो, आपकी सस्टेनेबिलिटी पर्ची पे नहीं हो सकती, एंट्री पर्ची पे हो सकती है। एंट्री, आपने पहला मैच खेला है, पर्ची पे हो सकती है, लेकिन आप कितना लंबा खेलेंगे दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस। क्या ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है या फिर ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? अगर ताल्लुक है तो वो क्या होती है? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स, जिनको मैं बहुत सिंपल तरीके से अगर बयान करूं, एक तो वो हम ग्रूमिंग और सॉफ्ट स्किल साइड्स रखते हैं, दूसरा टेक्निकल साइड ऑफ ट्रेनिंग है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल्स। फॉर एग्जांपल, टेक्सटाइल में जो लोग केमिकल लैब में मैं कहता हूँ कि काम करते हैं, अगर हम उनको एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो दैट टेक्निकल ट्रेनिंग विल गिव अ डायरेक्ट ROI
परफॉर्मेंस के अंदर। यानी वो एक इंडिविजुअल को ये सिखा देगी कि कितने जो है ना मिलीमीटर जो है वो डालना है, क्या करना है, वो एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। और दैट कैन बी, उसका गेजिंग मैकेनिज्म भी बहुत आसान है कि भाई आप उसको टेंजिबली देख सकते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस चेंज हो गई। तो यहाँ तक तो टेक्निकल ट्रेनिंग्स में तो वी कैन हैव ROI और बड़ा अच्छा नंबर हम दिखा सकते हैं, वेस्ट बचा लिया हमने वगैरह वगैरह। बट हियर कम्स द सॉफ्ट स्किल साइड्स। तो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग, यू नो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो हमने इतनी बात की, और ये सारे जितने डोमेन्स हैं हमारे, नाउ दे आर अबाउट बिहेवियर, यू नो, जिनको हम कॉम्पिटेंसीज कहीं ना कहीं कह रहे हैं, या ये आपका कैरेक्टर डेवलप करता है। आपका एक वीडियो मैंने देखा एंड आई वुड लाइक टू एंडोर्स दैट, एंड आई लर्न फ्रॉम दैट वीडियो, एंड द वीडियो वाज अबाउट कैरेक्टर वर्सेस कॉम्पिटेंस, जिसमें आपने बात की कि अगर कैरेक्टर हो, कॉम्पिटेंस ना हो तो क्या होगा, अगर कॉम्पिटेंस हो, कैरेक्टर ना हो तो क्या होगा। सो दीज ट्रेनिंग्स जो हैं, मैं इसमें आप और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे कर्कपैट्रिक मॉडल जो ROI का है, जिसमें पहला लेवल तो है कि रिएक्शन ऑफ द प्रोग्राम, वो हम ट्रेनर्स के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आखिर में ज़रा अच्छी सी तालियां बजवाएं और वाह वाह करवा दें तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लिख के जाएंगे बड़ा मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। बट ये तो ROI नहीं है ना। सेठ को तो ये नहीं देखना कि आपका प्रोग्राम कितना अच्छा था। जो दूसरा लेवल है कि हमने नॉलेज कितनी गेन की, हमने उस टॉपिक के ऊपर कितनी इन्फॉर्मेशन गेन की, वो भी आई थिंक बहुत आसान है, क्योंकि मुझे बहैसियत ट्रेनर पता है कि मैंने रंजीत को क्या सिखाना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में। तो वो मैं आखिरी घंटे में वो सारे चीज़ें इतना एम्फसाइज करूंगा उन चीज़ों पे कि जब आप पोस्ट टेस्ट करेंगे तो सारे सवाल जवाब आप सही दे देंगे, है ना। तो ये भी बड़ा आसान, या प्री एंड पोस्ट एक जैसा होगा, या प्री एंड पोस्ट एक जैसा होगा, तो सबको पता होगा, वो मेरी स्लाइड में कहीं ना कहीं हाईलाइटेड लिखा होगा उसका जवाब। इसका मतलब क्या है कि ROI इज नॉट ओनली अबाउट रिएक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो सबको होती है, तो ROI इज अबाउट चेंजिंग बिहेवियर्स। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ रंजीत कि लेट्स सपोज हमने एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की, एक ट्रेनिंग की, और उस टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग से हासिल हुसूल ये हुआ कि उन 20 लोगों में से 10-10 के 2 ग्रुप्स बनाए, लेट्स सपोज, और 10 लोग ऐसे थे जो एक टीम के थे और 10 लोग ऐसे थे जो दूसरी टीम के थे, और वो दोनों इस ट्रेनिंग से पहले एक दूसरे के साथ मिलते नहीं थे, जेलन नहीं करते थे, लंच पे साथ नहीं बैठते थे, कभी साथ टेबल टेनिस नहीं खेलते थे, एक दूसरे को हाय हेलो नहीं करते थे, जबकि ये हैं एक ही फ्लोर पे, ठीक है, और एक दूसरे को ग्रीट नहीं कर रहे, सुबह मॉर्निंग विश नहीं कर रहे, जाते हुए यू नो कुछ नहीं कर रहे। अगर इस टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग के बाद ये आइस ब्रेक हो जाए और अब वो 20 लोग जब दोबारा फ्लोर पे नेक्स्ट डे आए और वो कहें हे रंजीत हाउ आर यू, हे मुर्तजा हाउ आर यू, क्या ये ROI है कि नहीं है? दिस इज मोर देन 1000% ROI, क्योंकि जब मैंने जेलिन क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं आप ही की जो अल्फाज मैं थोड़ा टेक्निकल वाला चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप सप्लाई चेन के आदमी हैं, मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, आफ्टर योर टीम वर्क एक्टिविटी जेलिन इंक्रीज हो गया, और जो 45 दिन के बाद आप जो इनवॉइसेस आप मुझे देते थे, मैं 45 दिन थद्दे लगा के बैठा होता था, ईमेल खेल रहे हैं, ईमेल, अब आपकी कॉल पे शायद उसको 2 दिन में निकाल दो। 43 डेज पेमेंट टर्न ओवर टाइम मैंने इम्प्रोवाइज कर लिया, अपना वर्क जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, इसको इम्प्रोवाइज कर लिया, जो अभी आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर मेजर नहीं कर सकते, यू विल डेफिनेटली सी द इम्पैक्ट। मैंने अभी एक एक्सरसाइज की, उसमें एक साहब ने कहा कि यार वी वांट टू रिड्यूस आवर फाइनेंसिंग कॉस्ट। मैंने कहा फाइनेंसिंग कॉस्ट कैसे रिड्यूस करेंगे यार, वो कैपेक्स लगा देता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस लगा देता है। मैंने कहा लेट्स रीवर्क, क्या मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, ऐसे आदमी से बात करूँ, ये तो मानता ही, ये तो ऐसा ही है। तो आपको पता है कि हर वक्त ना कोचिंग खुल जाती है हमारी। मैंने कहा समझ रहे हैं MD साहब है ही नहीं या CEO साहब नहीं है, आपकी खुद की कंपनी है, अपने दिल पे ईमानदारी से बताएं क्या आप हक हलाल काम कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ से कॉन्वर्सेशन बिल्ड हुई कोचिंग के थ्रू। मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा दोनों आपस में बैठते हैं, लेट्स रिवाइज कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज हमारा काम फैसिलिटेशन है। इन नटशेल सर, 6 बिलियन रुपीस की कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिड्यूस 3.5 बिलियन। अभी कुछ हुआ नहीं है बातों की वजह से, जो आप कहते हैं ना कम्युनिकेशन, आप कहते हैं ना टीम वर्क, इसकी बिलियंस ऑफ रुपीस कॉस्ट है, बस मेजर करने वाली आंख होनी चाहिए। एंड आई डू अग्री। मेरे बॉस ने पूछा हाँ भाई तुम्हारी सेल्स कैपेबिलिटीज जो है उसका क्या इम्पैक्ट है, मैंने कहा 0। सर यू कांट इमेजिन 27 पीपल प्रमोटेड, और 27 लोग जब प्रमोट हुए थ्रू माई स्ट्रक्चर में, बहुत लंबा था, 4 घंटे का टेस्ट होता मेरा, उससे जब प्रमोट करने के बाद वो 27 लोगों ने 2 साल में नहीं छोड़ा, दो वी हैव 36% टर्नओवर, राइट। लेकिन वो 27 लोग मेरे लिए लाइबिलिटीज नहीं है, एसेट्स हैं।
बैलेंस शीट में एसेट बुक होता है लेफ्ट साइड, और एसेट इतना भारी होता है जो दो आइटम्स पे भारी पड़ता है, लायबिलिटीज और कैपिटल पे। ये दोनों को मिल के बैलेंस होना पड़ता है, ये अकेला आदमी खड़ा होता है। सो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जिनको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, जिनको नहीं पता, जिनको समझ ही नहीं है, वो कहेगा भाई टाइम ज़ाया कर रहा है, ये तो बस तालियां बज गई, अच्छा हुआ खाना खाया हमने। तो इनको भाई तालियां करोड़ों रुपए की। आपको नहीं पता हाउ टू कैलकुलेट मेजर। तो सर मैं आपसे हमेशा 100% सहमत हूँ कि ROI जो फाइनेंशियल है, इट्स अ फार मच इम्पोर्टेंट जो बिहेवियर्स के अंदर चेंज होता है। और इसमें जस्ट टू ऐड लास्ट, या प्लीज और इट्स अ थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, ये इदारों को समझना पड़ेगा। टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है कि उसने तार सही लगा दिया तो अब करंट सही पास हो जाएगा। ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, इंसान चेंज हो रहा है, इंसान तब्दील हो रहा तो है। आप ये कहना है ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। यस सो दिस इज अ ग्रेट थिंग। एक और चीज आपसे बात करते हैं, ट्रेनिंग का बहुत सुन लिया हमने, प्रोग्राम्स भी हमने सुन लिए। एक और कट्टा है जिसको हम कहते हैं कंसल्टिंग असाइनमेंट। जी, मुर्तज़ा बुगियो साहब ने कंसल्टिंग असाइनमेंट देखी है, किस लेवल पे देखी है, किस तरह से करते हैं, उसके बारे में रोशनी डाले। so I think besides training, two projects are very close to my heart. One is succession planning. I think this is something which is very important. इदारों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो ऊपर बंदा बैठा है वो उसको जाना है और उसको जाना पड़ेगा, और नहीं जाएगा तो उसको फिर भी जाना पड़े, नहीं फिर भी जाना पड़े, फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप डिसाइड करो ना करो, डिसीजन कोई ना कोई लेगा। और उसको भेजने या उसके जाने से पहले उसके पीछे का बंदा तैयार करना, यू नो। तो सक्सेशन प्लानिंग, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स, उनकी ग्रूमिंग, उनकी एकेडमिक, उनकी क्वालिफिकेशन, इन सारों के ऊपर एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स जो है हम रेगुलरली करते हैं। दूसरा, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और उसमें मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि टाइम की कमी है और जंग बहुत बड़ी है, मैं ये कहता हूँ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन ऑफ द लीडरशिप। इट इज़ नॉट अबाउट आप कोई बेसिक प्रोसेस अपना लें, आप कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स ना खरीदें, आप शीट पे करा लें, आप एक्सेल पे करा लें, पेपर पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शुरू कर दें, वो भी इफेक्टिव होएगा अगर आपकी जो लीडरशिप है वो उसका इम्पैक्ट देखना चाहती है तो। अदरवाइज आप बहुत करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर्स भी खरीद लेंगे, तब भी इंक्रीमेंट वैसे ही लगेगा जैसे पहले लग रहा। जैसे लगता आता है। सो दीज आर टू प्रोजेक्ट्स जो कि मैं यूजुअली। आपने मेरी डेफिनेशन बदल दी। मैं समझता था कि परफॉर्मेंस का ताल्लुक KPI से है, आज एक नया वर्ड ऐड करते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस का प्री असेसमेंट ताल्लुक है नीयत से, जो लीडरशिप से आएगी। और मोस्टली लोग कहते हैं कि यार परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट फेल क्यों होता है? या द आंसर इज राइट इंटेंशन। यस, इसकी इंटेंशन इंडिविजुअल की नहीं, लीडर्स की, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। सर बहुत ज़बरदस्त लगा, और मैं समझता हूँ ये आपने जो हमने अभी पॉडकास्ट में 1 घंटा बात की है, ये अभी तो कोर्स आउटलाइन है। It's not a program. So wish you very best of luck for upcoming projects. Ranjit, you are like an institution for many young people. I think हमारी तो आपस में दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन जितने यंगस्टर्स हैं they learn a lot from you. खास तौर पर प्रोफेशनल्स हैं, तो you should I think engage more with the companies, with the institutions, you know. और इसी तरह से हम आप जैसे लोगों को एंगेज करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आपको अच्छे गेस्ट लगे तो आप ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा। और हम ये चाहेंगे कि ये सिलसिला या रुके नहीं, इस सिलसिले को हम आगे लेके आते हैं और इंशाल्लाह इससे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.